गुंडा वह 50 वर्ष से ऊपर था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ी थीं। वर्षा की झड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी छड़ी मूंछें बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थीं। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता। कमर में बनारसी सेल्हे का फेंटा, जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ खूंसा रहता था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहले पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गुड़ासा, यह भी उसकी धज। पंजों के बल जब वह चलता तो उसकी नसें चटाचट बोलती थीं। वह गुंडा था। ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी, जिसमें उपनिषद के अजातशत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्राय बंद से हो गए थे। यहाँ तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विशृंखलता में, नवागंतुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन ने एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की। वीरता जिसका धर्म था, अपनी बात पर मिटना, सिंहवृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी पर शस्त्र न उठाना, सताए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उसका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्राय लोग विरक्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी नन्हकू सिंह गुंडा हो गया था। दोनों हाथों से उसने अपनी संपत्ति लुटाई। नन्हकू सिंह ने बहुत सा रुपया खर्च करके जैसा स्वांग खेला था, उसे काशी वाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके। वसंत आरतु में यह प्रहसनपूर्ण अभिनय खेलने के लिए उन दिनों प्रचुर धन, बल, निर्भीकता और उच्छृंखलता की आवश्यकता होती थी। एक बार नन्हकू सिंह ने भी एक पैर में नूपुर, एक हाथ में तोड़ा, एक आंख में काजल, एक कान में हजारों के मोती तथा दूसरे कान में फटे हुए जूते का तल्ला लटकाकर, एक जड़ाऊ मूठ की तलवार, दूसरा हाथ आभूषणों से लदी हुई अभिनय करने वाली प्रेमिका के कंधे पर रखकर गाया था, कहीं बैगन वाली मिले तो बुला देना। प्राय बनारस के बाहर की हरियालियों में, अच्छे पानी वाले कुओं पर, गंगा की धारा में मचलती हुई डोंगी पर वह दिखलाई पड़ता था। कभी कभी जुआ खाने से निकलकर जब वह चौक में आ जाता तो काशी की रंगीली वेश्याएं मुस्कुराकर उसका स्वागत करतीं और उसके दृढ़ शरीर को सस्पृह देखतीं। वह तमोली की ही दुकान पर बैठकर उनके गीत सुनता, ऊपर कभी नहीं जाता था। जुए की जीत का रुपया मुट्ठियों में भर भर कर उनकी खिड़की में वह इस तरह उछालता कि कभी कभी समाजी लोग अपना सिर सहलाने लगते, तब वह ठठाकर हंस देता। जब कभी लोग कोठे के ऊपर चलने के लिए कहते तो वह उदासी की सांस खींचकर चुप हो जाता। वह अभी वंशी के जुआखाने से निकला था। आज उसकी कौड़ी ने साथ न दिया। 16 परियों के नृत्य में उसका मन न लगा। मन्नू तमोली की दुकान पर बैठते हुए उसने कहा, आज शायद अच्छी नहीं रही मन्नू। क्यों मालिक, चिंता किस बात की है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? सब आप ही का तो है। अरे बुद्धू ही रहे तुम। नन्हकू सिंह जिस दिन किसी से लेकर जुआ खेलने लगे उसी दिन समझना वह मर गए। तुम जानते नहीं कि मैं जुआ खेलने कब जाता हूँ? जब मेरे पास एक पैसा नहीं रहता। उसी दिन नाल पर पहुँचते ही जिधर बड़ी ढेरी रहती है उसी को बदता हूँ और फिर वही दांव आता भी है। बाबा कीनाराम का यह वरदान है। तब आज क्यों मालिक? पहला दांव तो आया ही, फिर 2-4 हाथ बदने पर सब निकल गया। तब भी लो, यह 5 रुपये बचे हैं। 1 रुपया तो पान के लिए रख लो और 4 दे दो मलूकी कथक को। कह दो कि दुलारी से गाने के लिए कह दे। हाँ, वही एक गीत, विलमी विदेश रहे। नन्हकू सिंह की बात सुनते ही मलूकी, जो अभी गांजे की चिलम पर रखने के लिए अंगारा चूर कर रहा था, घबराकर उठ खड़ा हुआ। वह सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चढ़ गया। चिलम को देखता ही ऊपर चढ़ा, इसलिए उसे चोट भी लगी। पर नन्हकू सिंह की भ्रिकुटी देखने की शक्ति उसमें कहाँ।
उसे नन्हकू सिंह की वह मूर्ति न भूली थी जब इसी पान की दुकान पर जुए खाने से जीता हुआ रुपये से भरा तोड़ा लिए वह बैठा था। दूर से बोधी सिंह की बारात का बाजा बजता हुआ आ रहा था। नन्हकू ने पूछा, यह किसकी बारात है? ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की। मन्नू के इतना कहते ही नन्हकू के ओठ फड़कने लगे। उसने कहा, मन्नू, यह नहीं हो सकता, आज इधर से बारात न जाएगी। बोधी सिंह हमसे निपटकर तब बारात इधर से ले जा सकेंगे। मन्नू ने कहा, तब मालिक मैं क्या करूं? नन्हकू गंडासा कंधे पर से और ऊंचा करके मलूकी से बोला, मलुकिया देखता है, अभी जा ठाकुर से कह दे कि बाबू नन्हकू सिंह आज यहीं लगाने के लिए खड़े हैं, समझ कर आवें, लड़के की बारात है। मलुकिया कांपता हुआ ठाकुर बोधी सिंह के पास गया। बोधी सिंह और नन्हकू से 5 वर्ष से सामना नहीं हुआ है। किसी दिन नाल पर कुछ बातों में ही कहा सुनी होकर बीच बचाव हो गया था, फिर सामना नहीं हो सका। आज नन्हकू जान पर खेल कर अकेला खड़ा है। बोधी सिंह भी उस आन को समझते थे। उन्होंने मलूकी से कहा, जाबे, कह दे कि हमको क्या मालूम कि बाबू साहब वहां खड़े हैं। Amazing!